गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली जो दो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है उसके थ्रू कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें पहला जो साइकिल देखा था ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देखा था। सेकंड देखा था हमने पायरुविक अम्ल का जो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड देख लिया था। थर्ड वन जो है आपका वो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल के क्या क्या नाम है और क्रेब्स साइकिल जो है हमारे लिए क्या काम आता है, ठीक है ना, इसका क्या महत्व है। तो क्रेब साइकिल, इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल। और तीसरा इसका नाम है TCA, ठीक है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अभी तीनों नाम जो हैं इसके इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ये नाम क्यों दिए गए, ठीक है। तो पहली बात अपन क्रेब्स चक्र की बात करते हैं। तो क्रेब्स चक्र होता कहाँ है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। वैसे क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी खोज की थी 1937 में HA क्रेब्स ने, और इस कार्य के लिए क्रेब्स को मिला था 1953 में नोबेल पुरस्कार से। उनको क्या किया था? पुरस्कृत किया गया था, ठीक है ना, ये सम्मान उनको दिया गया था, ठीक है। क्रेब्स चक्र जो है इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, क्रेब्स चक्र में जो 10 स्टेप्स होती, कितनी स्टेप्स होती हैं? 10 स्टेप्स होती हैं। उसमें से जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा बनता है? सिट्रिक एसिड। याद रखना है आपको, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। कौन सा साइकिल कहते हैं इसको? सिट्रिक एसिड साइकिल। पता चल गया सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बनता है क्रेब्स साइकिल में कौन सा बनता है? वो बनता है सिट्रिक एसिड। दूसरा, ये जो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना, उसमें COOH यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये जो अम्लीय ग्रुप है, इसका एसिडिक ग्रुप है, उसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3 मॉलिक्यूल। और 3 मॉलिक्यूल होने की वजह से भी ये क्या कहलाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी इसको कहते हैं, TCA चक्र भी इसको कहा जाता है। कौन सा चक्र कहा जाता है? TCA चक्र, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र कहा है, इसको क्यों कहा है, ये देखते हैं, ठीक है ना। तो सिट्रिक एसिड का मैं यहाँ पे सूत्र बना रहा हूँ, जैसे कि कार्बन होता है, साइड में CH2 समूह होते हैं, ठीक है ना, और इधर से एक OH समूह होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, और इधर से एक COOH जुड़ा हुआ होता है, एक COOH इधर जुड़ा हुआ होता है, और एक COOH जो होता है इधर जुड़ा हुआ था। इस तरीके से 1, 2 और 3, ठीक है ना, 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होते हैं। कितने होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक समूह। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ये नाम भी दिया गया है TCA साइकिल। तो तीनों नाम क्लियर हो गए आपको कि सिट्रिक एसिड चक्र क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, TCA क्यों कहा जाता है। जैसे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ कहा गया था, क्योंकि इसकी खोज की थी ग्लाइकोलाइसिस की एम्डन, परनास और मेयरहॉफ ने, इसलिए EMP पथ कह दिया था इसको। क्रेब चक्र जो है इस 10 पदों में होता है, इसके 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। जो पहला पद होता है उसमें बताया था कि कौन सा अणु बनता है, इसमें पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो सिट्रिक चक्र के प्रारंभ में, सॉरी, ये क्रेब्स चक्र के प्रारंभ में 2 कार्बन वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जिसको हमने देखा था पायरुविक एसिड का जो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, ठीक है ना। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम अणु के बने थे, ठीक है ना। एसिटाइल कोएंजाइम के कितने अणु बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो एसिटाइल कोएंजाइम का जो एसिटिल समूह है ये किसको दे देता है? ये दोनों कार्बन जो परमाणु हैं ये चले जाते हैं किसको? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को चले जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 कार्बन हैं इसके एसिटिल समूह वाले, वो कौन ले लेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ले लेता है, ठीक है। इससे कितने बनते हैं? ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑलरेडी 4 कार्बन वाला है, तो ये कितने हो गए? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन युक्त, 6 कार्बन परमाणु युक्त क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? 6 कार्बन युक्त सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो क्रेब चक्र का प्रारंभ सिट्रिक एसिड से हो जाता है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखने लायक यहाँ पे कि क्रेब चक्र में कौन सी चीज प्रवेश कर रही है? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रवेश कर रहा है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बना था, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था, उससे ये बना था। और पायरुविक एसिड कैसे बना था? तो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट बना था। ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या था? पायरुविक एसिड। फिर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने देखी थी। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ था, है ना, उसमें क्या बना था आपका? पायरुविक एसिड। क्या बना था? पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड का क्या हुआ था? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ था?
डिकार्बोक्सिलेशन, और इस डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम है। और यही एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ प्रवेश कर रहा है, अभी क्रेब चक्र में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, क्रेब चक्र में। ठीक है, तो क्रेब चक्र का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो तो हो गया सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन वाला है सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन वाला है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 6C। ठीक है, और क्रेब चक्र का जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला। ठीक है, तो लास्ट प्रोडक्ट ये बन रहा है, मतलब मैंने बताया था 10 स्टेप्स होती हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड, लास्ट स्टेप में बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और आपने देखा होगा कि यही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर काम में लिया था क्या बनाने के लिए, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। अब देखिए, जब लास्ट में ये वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला बनता है तो ये वापस किससे जुड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, एसिटाइल को, मतलब क्रेब चक्र शुरू हुआ, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, वापस क्रेब चक्र जरूर से शुरू होगा। क्यों, क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। इसलिए क्रेब चक्र की प्रक्रिया कितनी बार होती है, 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार होती है। ठीक है, तो वापस क्रेब चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से क्रेब चक्र में पायरुविक अम्ल के एक अणु का जब पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। इसको हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है ये। ठीक है, देखिएगा, ये आपका क्रेब साइकिल का मैंने डायग्राम रखा है। इसमें देखिएगा, जैसे सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है आपका, ये पायरुविक एसिड जो है, ठीक है, इसका क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में हुआ था, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, और यहाँ पे NAD से जो हाइड्रोजन मुक्त हुए थे उसने ग्रहण करके NADH2 बने, और इससे कितने ATP बने थे, 6 ATP बने थे। कितने ATP बने थे, 6 ATP बने थे। ठीक है, और साथ में क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम है। क्या बना था, एसिटाइल। और यहाँ पे जल जो होता है वो जुड़ता है, जल योजन होता है इसका। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या जुड़ गया, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जुड़ गया। ठीक है ना, अब ये जुड़ जाता है तो क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। क्लियर यहाँ तक कि पायरुविक एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में कहाँ एंट्री कर ली, क्रेब चक्र में एंट्री कर ली। अब आगे क्या होता है, अब आगे देखिएगा, सिट्रिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, ये एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इससे जल निकल जाता है। ठीक है ना, H2O अलग हो जाता है और एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड बनता है। ये भी 6 कार्बन वाला है। अब सिस एकोनिटिक जो एसिड है, ठीक है ना, ये भी एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके अंदर वापस जल योजन होता है। वापस जल क्या होता है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऐड। और यहाँ पर Fe++ जो है वो कोफैक्टर है, सहकारक है, जो इस अभिक्रिया को होने में मदद कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा क्या बन रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है। ये भी कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। अब देखिएगा, आइसोसिट्रिक एसिड जो है उसमें NAD जो अणु थे उसमें 2 हाइड्रोजन के अणु यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और ये 2 हाइड्रोजन के अणु कौन ले लेता है, ये NH2 ले लेता है और क्या बनाता है, NADH2 बनाता है। ठीक है, और इस NADH2 से कितने मॉलिक्यूल फ्री हुए, 3 मॉलिक्यूल फ्री हुए। कितने हुए, 3 मॉलिक्यूल फ्री हुए। किसके, ATP के। ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल हुए। और क्या बना, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, जो कि 6 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है, 6 कार्बन वाला। यही ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो है ये मैग्नीशियम कोफैक्टर की उपस्थिति में और डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ठीक है, टोटल मैंने बताया था कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलते हैं एक पायरुविक एसिड से, 6, और 2 पायरुविक एसिड तो कितने हो गए, 3 + 3, 6 अणु बनेंगे। कितने बनेंगे, 6। तो क्या बन रहा है डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम की उपस्थिति में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है कि ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके। इस पर मल्टीपल क्वेश्चन टाइप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, ठीक है ना, कि क्रेब चक्र में ऐसा एकमात्र है ना उत्पाद कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है ना, ओनली वन, जो 5 कार्बन वाला होता है, तो वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एकमात्र ऐसा है जो 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है ना, अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मैग्नीशियम कोफैक्टर की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम, मतलब इसके अंदर कोएंजाइम ए जुड़ रहा है।
क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। और NAD जो है वो 2 हाइड्रोजन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। और ये NADH2 से वापस कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए यहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल वापस किसके, ATP के कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। ये जब लास्ट में अपन इसका पूरी समरी देखेंगे तब देखना है कितने मॉलिक्यूल बने, क्योंकि पूरे रैप चक्र में 24 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं, 24। और अगर इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी जोड़ दें उसके 6 ATP, तो टोटल 30 ATP बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, ये सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, इससे सक्सिनिक एसिड बनता है। और कोएंजाइम हट गया यहाँ से, कोएंजाइम क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। और इसमें GDP जो होता है वो GTP के रूप में काम करता है, इससे भी एक ATP बनता है। क्या बनता है, एक ATP। और यहाँ पर क्या हो जाए, जल योजन हो रहा है। क्या हो रहा है, जल योजन, जल जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करते हैं कि सक्सिनिक एसिड जो है, ये सक्सिनिक एसिड जो है वो आगे जा करके किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड में। और कौन सा एंजाइम है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। इजीली याद हो जाते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वही एंजाइम का नाम डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें FADH2 जो है वो बन रहा है, और FADH2 से 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन रहा है, यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्यूमेरिक एसिड। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है वो फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में इससे बनता है मैलिक एसिड। क्या बनता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला है, ठीक है। ओनली एक जो था अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, वही 5 कार्बन युक्त था। बाकी सभी जो हैं वो 4 और 6 कार्बन वाले ही हैं, ठीक है। इधर साइड जितने भी देखे वो सारे 6 कार्बन वाले, इधर साइड जो भी देखे वो सारे 4 कार्बन वाले थे, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, मैलिक एसिड बन गया। किस एंजाइम की उपस्थिति में, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब आगे मैलिक एसिड से क्या बनता है, लास्ट में वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, और इसमें मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है। और NAD जो होता है वो 2 हाइड्रोजन इसमें मुक्त होते हैं, उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। और जल क्या हो जाता है, इससे बाहर निकल जाता है, वाटर आउट हो जाता है। और क्या बना, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और वापस ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किससे जुड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के एसिटिल समूह से जुड़ेगा, है ना। कोएंजाइम ए तो अलग हो गया, एसिटिल से जुड़ा और क्या बनाया वापस, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो पूरा चक्र जो है कितनी बार होता है, 2 बार होता है। क्यों 2 बार होता है, 2 बार इसलिए होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल बने थे। कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम के भी कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनते हैं, इसलिए 2 बार ये काम में आता है, ठीक है। अब देखिए इसका सार देखते हैं कि टोटल मिला के कितने ATP बन रहे हैं। तो ATP की बात करें तो 3 ATP तो पायरुविक एसिड से, ठीक है ना, जो कोएंजाइम A बना था एसिटाइल कोएंजाइम है, तब 3 ATP बनते हैं, ठीक है ना। तो 2 बनेंगे तो 6 हो जाएगा सीधा। अब यहाँ पर भी देखिए NADTH2 से 3, फिर 2, 1, 3, 3, तो कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। तो टोटल कितने ATP बन रहे हैं, एक चक्र में 15, और 2 चक्र होंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा था मैंने कि ऑक्जेलो एसिडिक अम्ल वापस क्या करेगा, फिर से किससे जुड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ता है और क्रेब चक्र वापस शुरू कर देता है दूसरी बार, है ना। इस प्रकार एक क्रेब चक्र में पायरुविक अम्ल का जो एक अणु है इसका पूरा ऑक्सीकरण हो, केवल एक अणु का, 2 अणु की बात नहीं कर रहे, एक अणु की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बन रहे हैं पूरे में, 3 अणु मुक्त हो रहे हैं, ठीक है ना। कितने अणु मुक्त हो रहे हैं, 3 अणु मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 अणु मुक्त होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है इसमें कितने ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है, एक ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं, ठीक है। तो एक पायरुविक अम्ल से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त हो रहे हैं। तो क्रेब चक्र में पायरुविक अम्ल के 2 अणु से यानी ग्लूकोज का जब पूरा ऑक्सीकरण हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे, 6 अणु। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 ये सूत्र होता है ग्लूकोज का। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी कितने बनेंगे, 6 बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। अब आगे देखिएगा कि ग्लूकोज के ऑक्सी श्वसन का जो सार है, ठीक है ना, इसकी जो समरी है
इसके जो एरोबिक रेस्पिरेशन की वो हम देखते हैं क्या होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। इसमें कितने एटीपी बनते हैं, 8 या 6 एटीपी। 8 कब बनेंगे और 6 कब बनेंगे, जब, ठीक है ना, जो पायरुविक एसिड बना है वो अगर मैलेट एस्पारेट शटल से होकर के जाएगा, ठीक है ना, तो 6 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से होके जाएगा तो 4 एटीपी बनते हैं। और मैंने ये बताया था ग्लाइकोलाइसिस में जो प्योर प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 2 एटीपी का होता है। कितना होता है, 2 एटीपी का। वैसे तो बनते 4 है, लेकिन 2 एटीपी जो होते हैं फास्फोरिलेशन में क्या हो जाती है, वो एनर्जी खर्च हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया था, 4 - 2 किया था, इक्वल टू 2 एटीपी हुआ था शुद्ध लाभ, इसमें ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा मैलेट में, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 एटीपी। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितने हो गए, 8 या 6 एटीपी बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो मीडिएटरी जो इसमें फेज होती है उसमें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्टल में होता है। यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, वही पायरुविक एसिड का। और यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, 6 एटीपी। 2 NADPH2 होंगे तो 6 एटीपी बनेंगे। तो पायरुविक अम्ल से क्या बना, कोएंजाइम ए। कितने एटीपी बन गए, 6 एटीपी। और क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रहा है, उसके मैट्रिक्स में हो रहा है, उसके आध्यांत्री में हो रहा है। वहाँ पे कितने एटीपी बन रहे हैं, टोटल 24 एटीपी बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 24। अभी हमने देखा तो कितने हो रहे थे, 30, क्योंकि उसमें ये भी जुड़ा हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बन रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गए 30, ठीक है। और ये 6 36। तो टोटल जो आपका ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ग्लूकोज के एक अणु का, ठीक है ना, अगर पूरी तरह से क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो टोटल कितने एटीपी के अणु बन सकते हैं, 38 से 36 एटीपी के अणु बन सकते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं। अब क्रेब्स साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। तो क्रेब्स चक्र में जो एटीपी के अणु की निर्माण होता है, एटीपी आपको पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, एटीपी के रूप में हमारा बॉडी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। तो बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। इन कामों के लिए हमें एनर्जी जो मिलती है कहाँ से मिलती है, इस एटीपी से मिलती है। और एटीपी कहाँ से बन रही है, क्रेब चक्र से बन रही है। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया इसका। दूसरा, इस चक्र में, क्रेब चक्र में बहुत सारे एसिड बन रहे हैं बीच बीच में, हमने देखा 10 स्टेप्स हैं, है ना। तो 10 स्टेप्स में बहुत सारे मेडिटेरी प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये सारे जो मेडिटेरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे कार्बनिक एसिड बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, इनसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जीवाणु बनते हैं। जैसे कि एमिनो एसिड बन सकता है, न्यूक्लिक एसिड बन सकता है ना, वसीय एसिड बन सकता है। तो ये कुछ चीज़ों के निर्माण में, कुछ मॉलिक्यूल्स के निर्माण में मदद करता है। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, तो सक्सिनिल जो कोएंजाइम ए था, है ना, वो पर्णहरित बनाने में काम आता है। पर्णहरित जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना, तो उसको बनाने में मदद करता है, क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है तो वो पायरुविक अम्ल, ठीक है ना, और ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल है, इनसे एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है ना, क्रेब चक्र के बारे में। आपकी बुक में थोड़ा शॉर्ट में दे रखा था, मैंने कुछ इसके पॉइंट्स मैन निकाले हैं इसके, और आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। थैंक यू।